नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। हरियाणा के नूह में खनन माफिया ने एक डीएसपी को, जी हां, दिन दहाड़े एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पद के अधिकारी को ट्रक से कुचल दिया। और इसका मतलब साफ है कि हरियाणा में जो माफिया है उसको कोई डर नहीं है। इससे जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और इस ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के केस में आरोपियों से मुठभेड़ में एक आरोपी जो है उसे गोली लगी है और वो घायल हो गया है और पुलिस की हिरासत में अभी उसको ले लिया गया है। सुबह से ही जब ये लगातार बात चल रही थी तब से सरकार के ऊपर दबाव था कि किस तरीके से एक डीएसपी को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और उसके बाद अब यहां पर तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी को, कई आरोपी इसमें नामजद हैं, में से एक आरोपी के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया है और उसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। नूह में जो पंचगांव के सरपंच हैं उनके भाई चौहान के मुताबिक गांव के लोगों ने ही इस हत्या में शामिल हैं और वो अवैध खनन का काम करते हैं। ऐसा उस गांव के लोगों का जो सरपंच है वहां पर उनके भाई का ऐसा आरोप है। आपको सीधे सुनवाते हैं। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? चमन है मेरा नाम। चमन, ये जो इलाका है यहाँ पे अवैध खनन होता रहता है क्या? बिल्कुल होता रहता है, महीना में 10 दिन में 5 दिन में होता रहता है यहाँ पे। ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? ये गांव के लोग हैं। कौन है गांव के लोग? गांव के हैं, पड़ोस में से ही हैं, हमारे पड़ोस में से ही। नहीं, नाम बताते हुए डर लग रहा है क्या? नहीं, नाम को मेरे को नहीं पता, इतनी असलियत नहीं पता कि भाई इसमें कौन कौन लोग थे, लेकिन जिन्होंने गांव से जुड़े हुए लोग हैं ये। गांव के जुड़े हुए तो लोग। ये डंपर जो है, जो जिसने हत्या की, ये भी सब यहाँ पे जो चलते हैं ये भी गाँव के ही है? हाँ जी, गाँव के ही हैं। कौन से गाँव के? ये पचगांव गाँव है, चीला है, साला का, माला का, ढुड़ावट, ये ओड पास के सारे गाँव अवैध खनन तो होता ही है इसमें, सीलखो तक। अच्छा। हाँ, पुलिस की गश्त लगे तो ये भाग जाते हैं। हाँ। अगर नहीं लगे तो ये अपना काम करके चले जाते हैं। ये जो आपके पीछे मुझे पहाड़ियां सब कटी हुई नजर आ रही हैं, ये सब गांव के लोगों ने काटी हैं? हाँ, ये पहले कटी हुई है, जब ये चौटाला सरकार में कटी थी ये। हाँ। अब ऐसा है, जो अवैध खनन बारिश की वजह से पत्थर गिरता है नीचे, उसको ये तोड़ के आगे पार्टी को डाल देते हैं। जिसे किसी के भरत चल रहा है, मशीन पे तो ले जाते नहीं है। जैसे किसी का मकान बन रहा है, उस पे ये 4,000 में 5,000 में डाल देते हैं। अब पिछले कितने दिनों से खनन हो रहा है? अब पिछले दिन सब महीना 2-3 महीना से फिर चालू हो गए थे। सीधे मेरे सहयोगी पुलकित के पास चलते हैं। लगातार वहां से जानकारी जुटाई जा रही है। पुलकित, पुलिस ने एक्शन लिया है, वहां पर कहा जा रहा है कि गांव के लोग भी इस पूरा खनन माफिया है उसके साथ मिले हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है पुलकित कि ऐसा तो है नहीं ये माफिया जो है कल प्रकट हो गए। खनन का जो काम था, अवैध खनन का, वो कल से चल रहा था। अब तक सरकार और पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, अगर अंकित हम समझें तो गांव के लोग खुद ये बात मान रहे हैं कि वो अवैध खनन करते हैं और वो ये भी मान रहे हैं कि उनके पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है। यानी कि उनका इशारा इस हो रहा है कि वो करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जब पुलिस के डीएसपी यहाँ पहुंचते हैं और वो रोकने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में बातचीत होती है और बातचीत के बाद में वो डंपर से उन्हें कुचल दिया जाता है। स्थानीय जो पुलिस है वो ये बात भी कह रही है कि लगातार शिकायतें यहाँ से आती रहती हैं बीच बीच में, जिसकी जांच हम करते हैं और आज भी ऐसी कोई शिकायत आई थी जिस पर डीएसपी गए थे। लेकिन ये सरकार को सोचना होगा कि जब गांव के लोग खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनके ही गांव के लोग अवैध खनन में लिप्त हैं, तो अब तक इस पर रोक क्यों नहीं लगी? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यहाँ पर खनन नहीं होना, इन पहाड़ियों पे खनन नहीं होना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद राज्य सरकार इसे रोकने में नाकाम नजर आ रही है आज की घटना के बाद। जी, ना सिर्फ राज्य सरकार इसे रोकने में नाकाम है, बल्कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को कुचल कर डंपर आगे निकल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद कुछ खास कार्रवाई होने नहीं वाली है। पुलकित लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, उनके पास वापस चलेंगे, लेकिन उससे पहले साफ बिल्कुल इस बात को स्पष्ट तौर से समझ लीजिए कि हरियाणा में माफिया को खाकी का कोई डर नहीं है। इस घटना के बाद यह बिल्कुल साबित हो गया है। एक पुलिस अधिकारी की मौत के बाद सरकार एक्शन में तो आई है, दावे कर रही है कि पूरा एक्शन होगा। सवाल यह है कि क्या सरकार अभी तक आंख मूंद कर बैठी हुई थी? क्योंकि हरियाणा में अवैध खनन में आज जो हुआ है वो ऐसा नहीं कि कल शुरू हो गया, ये लंबे समय से चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की
स्पेसिफिक गाइडलाइंस के बावजूद होता आ रहा है, तो सरकार अब तक क्या कर रही थी? सवाल यह भी है कि सरकार अब कैसे सुनिश्चित करेगी कि आगे इस तरह की घटना ना हो। इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। चाहे आसपास के जिलों की भी पुलिस लगानी पड़े, चाहे हमें सारी रिजर्व लगानी पड़े, लेकिन हम इनको किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह के कातिल को पकड़ने के लिए पूरा अमला लगा देने का तूफानी ऐलान है। इस घटना में जो भी संलिप्त हैं दोषीगण, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कातिलों को किसी भी सूरत में सलाखों के पीछे पहुंचाने की सरकारी हुंकार है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को छोड़ा नहीं है, और कानून के दरवाजे तक जिस तरह की सुरेंद्र की जो कुर्बानी है, इसको हम रहने नहीं देंगे, इन्हें पहुंचाने का काम करेंगे। दावे हो रहे हैं, ऐलान हो रहे हैं, कातिल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की बात हो रही है। ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है, एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन काश ये सब डीसीपी सुरेंद्र सिंह की मौत से पहले होता। काश प्रशासन और पुलिस ये मुस्तैदी पहले ही दिखा देती, तो इसी साल रिटायर होने वाले डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान न जाती। क्यों न जाती, कैसे न जाती, नूह की घटना यही कहती है। यहाँ दिन के उजाले में अवैध खनन का खुला खेल चल रहा था। सुबह 11 बजे डीएसपी सुरेंद्र सिंह को अवैध खनन की एक टिप मिली। एक गनर और ड्राइवर के साथ वो पचगांव पहाड़ी पर पहुंचे। ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने डीएसपी के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई और कातिल फरार हो गए। और सामने अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता पहाड़ियों की तरफ चला जाता है। इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए डंपर ड्राइवर और यहाँ जो अवैध खनन में लिप्त थे वो लोग यहाँ से भाग गए। और डीएसपी की हत्या के बाद एक बार फिर खनन माफियाओं का खूनी खेल सामने आया है। ऐसे में पुलिस पर डीएसपी के हत्यारों को जल्द से जल्द दबोचने का दबाव है। देखिए, मैंने पुलिस अधिकारियों को कहा है कि चाहे सारे जिले की पुलिस लगानी पड़े, चाहे आसपास के जिलों की भी पुलिस लगानी पड़े, चाहे हमें सारी रिजर्व लगानी पड़े, लेकिन हम इनको किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की टीम डीएसपी सुरेंद्र सिंह के हत्यारों को तलाशने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कुछ अपराधी तत्वों ने उन पर जो है ये डंपर जो है वो चढ़ाकर उनकी इंटरव्यू कर दी। तो इस संदर्भ में सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खनन माफियाओं के खूनी खेल के बाद विपक्ष को भी खट्टर सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। माफिया कहीं हावी है, तो इस प्रकार से जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि आज की हरियाणा की क्या कानून व्यवस्था हम मांग करते हैं। मुख्यमंत्री जी आज हरियाणा की कानून व्यवस्था पे व्हाइट पेपर जारी करें। ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं हो सकता है, ये सिर्फ अपराधी का मामला नहीं हो सकता है, ये इसके पीछे पूरा राजनीतिक हाथ है। बड़े बड़े राजनेताओं के वहां पर खनन चलता है। ये उस पूरे इलाके में कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप वहां पर जाकर अपना कैमरा भी लेके जाएंगे तो वहां लोगों से पूछेंगे, लोग बता देंगे कि किस नेता के कितने डंपर यहां पर चलते हैं। विपक्ष का सवाल लाजमी है, क्योंकि यह पुलिस पर हमले की कोई पहली घटना नहीं है। इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह का कत्ल करने वाले अवैध खनन माफिया किस हद तक बेखौफ है। 2005 से लेकर 2012 तक पुलिस पर 160 से ज्यादा हमले हुए। अकेले 2010 में 307 मामले दर्ज हैं। झड़प में 112 पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। अब तक 8 साल में अवैध खनन के 1291 केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा खराब हालात मेवात में ही। खनन माफियाओं ने हरियाणा में आतंक मचा रखा है और डीएसपी सुरेंद्र सिंह इससे का शिकार हो गए। इसी साल रिटायर होने वाले सुरेंद्र सिंह को तो खनन माफियाओं ने कुचल दिया, लेकिन अब जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि किसी भी तरह अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। डंपर के अंदर करीब 3 से 4 लोग मौजूद थे, जबकि सुरेंद्र सिंह के साथ सिर्फ उनका गनमैन और उनका ड्राइवर मौजूद था। और इसी मौके का फायदा उठाकर उनके ऊपर डंपर को चढ़ा दिया गया। अब पुलिस डंपर की तलाश में जुटी है, साथ ही उन लोगों की तलाश में जुटी है जो यहां अवैध खनन के काम में लिप्त हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पिंटू के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। सरकार की जिम्मेदारी बनती है और इस वक्त हमारे साथ मूलचंद शर्मा साहब, खनन मंत्री हरियाणा, जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत में, लोकतंत्र में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आज की घटना हुई है,
ये ऐसा तो नहीं कि यहां पर अवैध खनन आज ही या कल से ही शुरू हुआ था। सरकार अभी तक अवैध खनन को रोकने में विफल क्यों रही है? मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा, जिस तरह की घटना घटी है, सुरेंद्र डीएसपी को जिस तरह से ट्रक से रौंद के इसने मौत के घाट उतारा है, ये सबसे दुखद घटना है। मैं जो इलाका जो माइनिंग की बात कर रहे हैं, ये सारा जो मेवात नूह का इलाका है, गुड़गांव फरीदाबाद, ये सारा सेक्शन 4 और 5 में है, फॉरेस्ट का इलाका है और माइनिंग भी यहाँ बंद है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन माइनिंग भी यहाँ पे नहीं हो सकती। पर ये लोग हैं जो पचगाम का जो डंपर वाला है और जो ताबड़ू थाने में आता है, कितनी बार इन पे मुकदमे दर्ज, हमने हर साल 300-400 मुकदमे दर्ज होते हैं जी। इन पे कार्रवाई करते हैं। एनजीटी के तहत करोड़ों रुपए का इन पे टैक्स, इनकी डंपर हो, जेसीबी हो, उन सबको हमने माइनिंग में बंद किया है और कोर्ट के दरवाजे तक इनको पहुंचाने का हमने काम किया है। ये माफिया नहीं, ये पत्थर चोर हैं जो आपने जानकारी दे रहे थे। लोग कहते हैं हम करेंगे, हम मकान बनाना है, तो ये लोग क्या इस तरह घटना घटते हैं, पुलिस समय पे जाती है, इन पर कार्रवाई करती है। जब पुलिस जाती है डंपर खोल के भाग जाते हैं और डंपर खोल कर गांव में घुस जाते हैं, पत्थर बरसाने का काम करते हैं। इनके खिलाफ हमने कार्रवाई समय समय पे कार्रवाई की है। और ये जो इस तरह के जो लोग हैं आज इस काम में चोरी, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये बात मानते हैं कि आप लोगों की कार्रवाई जो थी उससे करने के बाद भी वो नाकाफी था, इसी वजह से शायद एक डीएसपी को अपनी जान से आज हाथ धोना पड़ा। तो सरकार के पास अभी एक्शन आगे लेने के लिए क्या है? आपकी सरकार को, खट्टर साहब की सरकार को ये दूसरा टर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जून 7 को 13 साल की बैन के बाद एक पूरी कमेटी बैठा के जांच करने को कहा कि यहां पर अभी भी जो अरावली का पूरा इलाका है उसमें अवैध खनन चल रहा है हरियाणा में। सरकार को कहीं ना कहीं इसमें और तत्परता दिखानी होगी। ये जो गांव के लोग हैं, जो मेवात जिले के गांव के लोग हैं, ये क्या है कि रात को दिन को इस तरह की हरकत करते हैं और इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, ये ठिकाना छोड़ के भाग जाते हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करने का मुकदमे दर्ज करते हैं, इनको गिरफ्तारियां करते हैं, गिरफ्तारी डालते हैं, जबकि इस इलाके माइनिंग नहीं हो सकती। ये माइनिंग जोन नहीं है, ये माइनिंग जोन हरियाणा में 3 ही है, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, रेवाड़ी। नहीं सर, इसके अलावा पत्थर नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं फिर भी रुकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप तो असमर्थता जता रहे हैं। क्या सरकार ने घुटने टेक दिए इनके सामने? रोकने में असमर्थ है सरकार? घुटने नहीं टेके, मैंने ये कहा है समय समय पर इन पर कार्रवाई करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं और उनको गिरफ्तार करके इनको हम कानून के हवाले करते हैं इन लोगों को। ये नहीं आगे ऐसी घटना ना हो। पुलिस वालों के साथ अगर डीएसपी रैंक का अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी। आगे ऐसी कार्रवाई ना हो और कोई पुलिस वाला शहीद ना हो और कोई और ना मारा जाए, उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, अनिल विज जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम चाहे कितनी फोर्स लगानी पड़े, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की, जिस तरह से साथ इन्होंने मौत के घाट उतारा, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और सख्ती के साथ करेंगे। और इनके क्या है कि जो लोग इस तरह की रात में दिन में करते हैं और चोरी से छिपके करते हैं, मैं इनको माफी नहीं, ये चोर हैं, पत्थर चोर। और ये क्या है कि विपक्ष आप पे ये भी आरोप लगा रहा है कि इसमें कई सारे राजनेताओं के कनेक्शन है, उसकी जांच भी होगी क्या? राजनेता के कोई राजनेता नहीं, ये लोग खुद राजनीतिक लोग हैं, उसकी भी जांच कराएंगे और कोई इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी मीडिया यहां पर है, मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये आज और 1-2 दिन में भूल तो नहीं जाएंगे आप? ऐसा तो नहीं होगा कि हम दोबारा अगले कुछ दिनों बाद किसी और पुलिस वाले के साथ ऐसा ना हो जाए, उस घटना के बाद फिर हम यही बात करते हुए आपसे पाए जाएंगे? 2019 में मदना था और मैं इसीलिए तावड़ू मेवात नूह में गया था और मैं रात को छापे 10 बजे आए और मेरी गाड़ी के सामने पत्थर घेर के भाग गए थे और पत्थर गांव में घुस गए थे और पथराव करने का प्रयास करा और उनके खिलाफ कार्रवाई करी थी, मुकदमे दर्ज कराए थे, को भीतर करा थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुचल जी। कोशिश यही रहेगी कि ये घटना आखिरी घटना हो, क्योंकि हरियाणा की साख पर, वहां की पुलिस पे और सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठेंगे अगर एक डीएसपी की शहादत के बाद भी माइनिंग का ये गोरखधंधा बदस्तूर जारी रहा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, पटना से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएफआई के टेरर मॉड्यूल की जांच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने पटना पुलिस से जांच से जुड़ी सारी जानकारी मांगी है। जांच में केरला का मॉड्यूल की फंडिंग की बात अब सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड से अवैध खनन से भी इसका कोई रिश्ता हो सकता है। कुल मिलाकर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच में जुट गया है। सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भवतोष, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री है, क्या क्या लिंक्स हैं, ऐसी क्या क्या अभी उनको और इन्वेस्टिगेशन की लाइन मिली है जिसको वो आगे अब देखेंगे? देखिए अंकित, इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसलिए शुरू किया है क्योंकि पीएफआई के कई सारे मॉड्यूल्स में पहले से मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है, और उन्होंने बिहार पुलिस से कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, इंक्लूडिंग जो एफआईआर की कॉपी है वो भी मांगी है। 2 लाइन प्रोब की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट परस्यू कर रही है। एक ये कि क्या झारखंड में जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उसका पैसा पीएफआई ने रूट किया है। दूसरा जो एंगल प्रूव कर रहे हैं वो कि केरला से पीएफआई ने पैसा शायद राउट किया हो बिहार में। पीएफआई ने अपनी तरफ से एकदम डिनाई किया कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट फुलवारी शरीफ में है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिल्ली में मांगे हैं बिहार पुलिस से, और उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे केस में वो अपना इन्वेस्टिगेशन इस मामले में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 2018 और 2020 में 2 मनी लॉन्ड्रिंग के केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले से रजिस्टर किए हुए। भवतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी टाइम्स नवभारत के दर्शकों को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खबर की उत्तर प्रदेश से जिसको लेकर आजकल काफी हंगामा मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस ने अब से कुछ देर पहले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लड़कों की तलाश अभी जारी है जो मॉल में नमाज पढ़ने के दौरान शामिल थे। दूसरी तरफ इस पर धर्मयुद्ध के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहली बार सीधा बोला और तीखा बोला। मॉल के नाम पर ना तो राजनीति होनी चाहिए और ना ही ऐसा करने वालों को बख्शा जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उसके बाद भी सियासत जो है उस पर विराम लगेगा? लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बात उन सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा वाले विवाद को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये बात उन सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो पिछले कुछ दिनों में मॉल के नाम पर अपनी राजनीति को धार देने में जुटे हैं। ये बात उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो मॉल जैसी जगह पर जाकर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लुलु मॉल को लेकर धर्म के नाम पर ऐसा बवाल मचा कि पुलिस प्रशासन की कोशिश के बाद भी ना तो विवाद थम रहा था और ना ही सियासत कम हो रही थी, जिसके बाद सीधे सीधे सीएम योगी ने ही साफ हिदायत दे दी है। प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम है, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर यह पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीएम योगी ने इस बात से कई संदेश दे दिए हैं। एक तो धर्म के नाम पर सियासत बंद हो, धर्म के नाम पर समाज को बंटने से
बचाया जाए और सबसे अहम ये कि योगी सरकार की जो निवेश नीति है उस पर किसी भी तरह से कोई आंच ना आए। मॉल में नमाज की जांच के दौरान साजिश एंगल सामने आने पर योगी सरकार के मंत्री भी इस तरह की बात पहले ही कह चुके हैं। इस तरीके से आज बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और बड़े अमाउंट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे कई ऐसे लोग हैं जिसमें साजिश रच के सरकार के कार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से सजग है। ऐसे किसी भी मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये सच है कि यूपी सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में निवेशकों की तादाद बढ़े, बाहर से निवेश ज्यादा से ज्यादा आए ताकि सूबे में रोजगार और कमाई बढ़े। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में योगी सरकार का टारगेट 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का है। मतलब सरकार को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ निवेशकों को प्रदेश में बुलाना है तो दूसरी तरफ हर बात को धर्म के चश्मे से देखने वालों पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। ऐसी जरूरत कि बेवजह बवाल की कोई गुंजाइश ही ना बचे। पता नहीं सीएम योगी की बात को अयोध्या वाले महंत राजू दास ने सुनी है या नहीं, लेकिन वो लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। वहां पर लव जिहाद का भी प्रकरण बहुत तेजी से चल रहा है। मैं अपील करूंगा, आह्वान करूंगा हिंदू बहनों से कि वो वहां पर नौकरी ना करें, क्योंकि 80% लुलु मॉल में मुस्लिम युवक ही कार्य कर रहे हैं। 20% हिंदू बहनें जो हैं वो शुरू से आप लोग जानते हो कि लव जिहाद का प्रकरण कैसे चल रहा है। और प्रशासन से निवेदन है कि दोहरा मापदंड ना अपनाएं। जिस देश में रोजगार के लिए ऐसी लड़ाई हो, उस देश में एक महंत की ऐसी बातों पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। हालांकि लुलु मॉल प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि सच तो कुछ और है। मॉल के रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधर ने कहा कि मॉल में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, बाकी 20% में मुस्लिम, ईसाई और अन्य वर्ग के लोग हैं। मॉल में स्टाफ जाति और मजहब के आधार पर नहीं रखे जाते। कुछ अराजक तत्वों ने मॉल को निशाना बनाने की कोशिश की है। सवाल तो ये भी कि मॉल प्रबंधन किस किस के आरोप पर सफाई पेश करे तो कब तक करे और क्यों करे। मजहब के नाम पर जंग का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ऐसे में जरूरत मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा के नाम पर टकराव को खत्म करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजूदास जी, मुख्यमंत्री जी ने जो आज बयान दिया और साथ के साथ ये भी कहा कि मॉल के नाम पर राजनीति करने के लोग बंद करें, उनको साफ संदेश दे रहा हूं, क्या समझते हैं उस बयान को आप? नहीं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। कि देखिए, प्रशासन के लोग दोहरा मापदंड अपना रहे थे, इसके नाते हमने कहा। आप देखिए कि हनुमान चालीसा जिसने पढ़ा उसकी गिरफ्तारी हो गई। अभी तक जो नवाज वहां पढ़ रहे थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको मैं पहले एक मिनट तथ्यों पे बात करते हैं। 4 लोग गिरफ्तारी हुई है, चारों लोग वही हैं जो नमाज पढ़ रहे थे। पहले तथ्य आपके सुधार देता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। जी आगे बताइए। नहीं, अभी हुई है, इसके पहले नहीं हुई थी। विषय ये था कि हम लोगों ने उसको राजनीतिक अड्डा नहीं बनाया। विषय यहां से शुरू हुई कि हम लोग भी तो शुरू से कर रहे हैं, हमको नमाज से कोई परहेज नहीं है, हमको कोई पूजा पाठ से किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, लेकिन पूजा पाठ की जगह मंदिर, नमाज की जगह मस्जिद। तो लुलु मॉल कोई मस्जिद नहीं ना है भाई, वो एक व्यवसायिक केंद्र है। तो व्यवसायिक केंद्र पे व्यवसायी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नमाज पढ़ने का अड्डा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा मंदिर में हनुमान चालीसा की जगह है, नमाज की जगह मस्जिद में है, महंत की कौन सी जगह है कि वो कुछ भी कह दे और उनसे कोई सवाल ना पूछे? किस आधार पर, किस तथ्य पे आपने कहा था कि वहां पर लव जिहाद हो रही है? वहां पे 80% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं और वो लड़के हैं, और 20% महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को वहां पर रखा जा रहा है। किस आधार पे, किस तथ्य पे आपने बात कही थी? पूरे देश में आप लव जिहाद का प्रकरण को आप देख सकते हो। लुलु मॉल पे आ जाइए, लुलु मॉल पे। नंबर 1, हम पॉइंट पे आ रहे हैं महोदय, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं वहां सर्वे करने के बाद आपको कहा, लोगों के बात करने के बाद आपको कहा, वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद हमने कहा
लोगों के बातचीत से यह निष्कर्ष निकला कि हाँ 80% मुस्लिम नवयुवक काम करते हैं। आपने तो ये बयान देने से पहले जो मॉल प्रशासन है उससे मांगा कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं उसकी लिस्ट दिखा दीजिए, क्योंकि उन्होंने बयान दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की तस्दीक की है कि ऐसा इस तरह की जो बातें जो कही जा रही है वो भ्रामक बातें हैं। आप एक इतनी बड़ी गद्दी पर बैठे हुए संत हैं, क्या आपको ठीक लगता है कि इस देश के अंदर आप कुछ भी कह दें, ऐसे बयान दे दें कि वहां पर लव जिहाद हो रहा है? उल्टा है, वहां पर 80% हिंदू वहां पर काम करते हैं। नहीं, देखिए यह विषय बहुत पहले से चल रहा था। हम लोगों ने प्रशासन के लोगों से पहले भी वार्ता किया था, लेकिन यह विषय उठा कहां से? नमाज किसने पढ़वाया? मैं तो नमाज पढ़ने गया नहीं था, हम तो नमाज पढ़ने नहीं गए थे। विषय यहां से उठा ना, तब बोलना पड़ा। नमाज का विषय एक अलग विषय है, लव जिहाद का विषय अलग विषय है। राजू दास जी, आप मुझे यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपको सोच समझ के वो बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि आपने शायद जल्दबाजी में ये बात कह दी? आपको लगता है कि आपको सोचना चाहिए था? महोदय, हमने सोच समझकर ही बात कही है। आप देखिए, बिना सोचे समझे तो फिर आपने गलत बात क्यों कही सोच समझ के? इसके पीछे कोई साजिश है क्या आपकी? नहीं, साजिश हमारी क्या साजिश हो सकती है? साजिश तो ये देखिए कि अभी पटना में गला कट गया, अभी बिहार में जो गला कट गया, ये साजिश ये क्या? ये देखिए किस पर नुपुर शर्मा को बयान के लेकर 2 जगह हुई, तीसरा अभी पटना में हो गया। इस पे कोई बोल रहा नहीं कटा, चाकू लगाया और पुलिस ने मना। लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, कुछ राजनीतिक मंशा है क्या आपकी? क्योंकि एक बार चुनाव लड़ चुके हैं आप। नहीं, मेरी किसी भी प्रकार से राजनीतिक मंशा नहीं है। मैं सनातन धर्म, संस्कृति और हिंदुत्व और जो सही बात है, जो फैक्ट बात है, उस बात को रखता हूं। उससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी गलत फैक्ट बता रहे हैं क्या? नहीं है जी, मुख्यमंत्री जी गलत फैक्ट बता रहे हैं। आपका फैक्ट सही, उनका फैक्ट गलत? नहीं, चलिए ठीक है, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं भी उनको मांगा हूं वहां के लोगों से लिस्ट कि क्या मामला है, क्योंकि लोगों से जो वार्ता हमने किया, लोगों से जो बातचीत किया, तो मुख्यमंत्री जी ने जब फैक्ट अब जनता के सामने रख दिए, तो आपको खेद है इस बात का कि आपको वो नहीं कहना चाहिए था? नहीं, मुझको किसी भी प्रकार का कोई खेद नहीं है। मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे आपने सरासर बिना तथ्यहीन बात कही, तो वो गलत कैसे नहीं है? आपने कहा वहां पे 80% मुसलमान हैं, जो बात तथ्यहीन है, तो आपको लगता नहीं कि वो गलत बात है? नहीं, देखिए, हमको कागज दे तब हम मानेंगे। हमने उनसे मांगा है, मुझको मिलेगा तब मैं कहूंगा कि हमने गलत बोला है। बिना एविडेंस का उत्तर प्रदेश की सरकार की सफाई भी शायद अभी तक आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब तक पर्सनली आपको नहीं दी जाएगी तब तक उस बात पे नहीं, आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे, चाहे वो गलत हो या सही। बहुत बहुत शुक्रिया राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही है कि जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मॉल को व्यवसाय का केंद्र रहने दीजिए, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां शायद ना सेकिए, वो बात थोड़ी दूर तक जाएगी और हर वर्ग के लोगों को समझ में आएगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी विशेष रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे कि बिहार में राजस्थान के उदयपुर जैसी साजिश जो थी उसका सच क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो गया हमारी विशेष रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाते हैं कि बिहार में राजस्थान के उदयपुर जैसी साजिश का सच क्या है। क्या वाकई एक लड़के पर सिर्फ इस वजह से हमला हुआ क्योंकि वो अपने मोबाइल पर बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, या फिर इस मामले में नशे की कुछ लड़ाई है? इस केस में पीड़ित परिवार ने इल्जाम लगाया है और पुलिस के दावे क्या हैं, पूरा सच हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में। नुपुर शर्मा का समर्थन किया तो चाकू से गोद डाला। 3 जन आके, मतलब एक लड़का था पीछे, वो आके चाकू मार दिया, 5-6 चाकू। गौस रियाज वाला जहर 1500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा? इंशाअल्लाह अगर ये छुरा मेरे रब से दुआ करता हूँ, तेरी गर्दन तक भी जरूर पहुंचेगा इंशाअल्लाह, और तक भी पहुंचेगा। बिहार में उदयपुर जैसी वारदात का सच क्या वाकई बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा का समर्थन करना, सपोर्ट में स्टेटस लगाना, वीडियो देखना सीतामढ़ी के अंकित झा पर जानलेवा हमले का सबब बना? आज आपको हम ग्राउंड जीरो से पूरी हकीकत दिखाते हैं। फिलहाल अंकित झा दरभंगा के अस्पताल में भर्ती हो। उसके जिस्म पर जख्म के 6 गहरे निशान हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमलावरों ने अंकित को चाकुओं से गोद डाला?
आपको उसी की जुबानी सुनाते हैं। हम लोग गए थे घूमने, वहाँ पान ठंडा पीने, दुकान है वहाँ गए थे। वो वहाँ पे नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहे थे हम, मोबाइल में स्टेटस। उसके बाद वो लड़का आया, बोला क्या देख रहा है? हम बोले नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहे हैं। तो बोला कि ये, फिर वो कुछ नहीं किया। फिर वो सिगरेट पी के उसका आग जो होता है वो मुँह पे डाला हमने। हम बोले कि नीचे फेंक दो आग। वो बोला बहस करने लगा, बदतमीजी, और एक फैक्ट चलाया पहले, फिर हम भी दिए। फिर उसके बाद 2-3 जन आके, मतलब एक लड़का था पीछे, वो आके चाकू मार दिया, 5-6 चाकू। इस वारदात को राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार की यह घटना सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाने के बहेरा जहीदपुर गांव की है, जहां 15 जुलाई को अंकित झा पर चाकू से 6 बार वार किया गया। पीड़ित के मुताबिक वो कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर खड़ा था, अपने मोबाइल में नुपुर शर्मा की स्पीच का वीडियो देख रहा था। तभी गुलाब, बिलाल, हिलाल और निहाल नाम के आरोपियों ने उससे पहले बहस की और फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित की शिकायत ये भी है कि आरोपियों ने उसे सरे बाजार चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मौका वारदात की आज की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और यही वो दुकान है जहां पर अंकित झा पहुंचा था और यहां पर ही ये विवाद शुरू हुआ जब यहां पर कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। यही वो सड़क है, यहां पर जब से ये मामला हुआ है, देखिए पुलिस की गाड़ियां और पुलिस की चौकसी वो बढ़ी हुई है इस पूरे इलाके में, क्योंकि काफ़ी गंभीर मसला था कि किस तरह से एक जो आरोप लगाया जा रहा है, जो घर के परिवार के लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के जो उसका जो एक प्रोफाइल था उसको लगाने के चलते ये पूरा विवाद हुआ जब चाकुओं से उस पर हमला किया गया। यही दुकान है और ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है अपने दर्शकों को। इसी दुकान पर ये पूरा जो वाकया है वो यहाँ पर घटा है। जिस दुकान के सामने अंकित पर हमला हुआ वो फिलहाल बंद है, लेकिन अब यहाँ पुलिस मुस्तैद है और लोग एकदम खामोश। आप लोग यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? देखिए, तो ये दुकान है बगल में है, उसके रोड के दूसरे तरफ का ये दुकान है। एक बार अंदर भी चलते हैं। यहाँ कोई है दुकानदार? आप लोग यहाँ कोई थे कल जब घटना घट रही थी? अच्छा, आप लोग कोई नहीं था, आप यहाँ रहते हैं? देखिए, कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है वो बेहद गंभीर मामला है और पुलिस की भी लगातार यहाँ पर चौकसी है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जिस तरह की घटना घटी है उसके बाद अब पुलिस इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो एफआईआर को लेकर है कि जिस तरह से एफआईआर से नुपुर शर्मा के नाम को हटाने की बात कही गई, पुलिस ने दबाव बनाया। जिस तरह से आरोप है अंकित के घर के लोगों का, उसके जो जानने वाले हैं उसका आरोप है कि जो एफआईआर में नुपुर शर्मा का नाम था उसे हटाने के लिए दबाव बनाया गया। तो आरोप है कि अंकित झा पर हमले की एफआईआर से नुपुर शर्मा वाले एंगल को हटा दिया गया। इसे लेकर पुलिस ने क्या कहा आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पीड़ित अंकित के पिता ने जो कहा उसे बहुत गौर से सुनिएगा। शिकायत किया, लेकिन वो कहेंगे कि नुपुर शर्मा का नाम नहीं आना चाहिए, सिंपल जो है जैसे रहने दो। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि नुपुर शर्मा जो हकीकत है वो हकीकत होना चाहिए और सही न्याय होना चाहिए। एफआईआर से नुपुर शर्मा का जिक्र हटाने को लेकर आपने अंकित के पिता की बात सुनी। इसे लेकर खुद अंकित का क्या कहना है अब वो भी सुनिए। भैया जानते, हम तो हॉस्पिटल में आ गए। अच्छा। हाँ, लेकिन वो नुपुर शर्मा का वो पुलिस बदली कर दिया नाम। वो पुलिस से आया था कल, पापा को भी आया था, भैया को भी आया था, हमें तो आया नहीं, हमें तो यहाँ थे। पुलिस वहाँ पे जब हम हॉस्पिटल में सब कुछ हो गया, ले आने दरभंगा आने वाले थे, तभी आए वो तहकीकात करने। बस उसी कौन था, एम्बुलेंस नहीं जानते हम। अस्पताल में अंकित के साथ मौजूद उसकी मां ने भी यही बात दोहराई, लेकिन सीतामढ़ी के एसपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जिक्र उस समय तक वैसा कोई जिक्र नहीं आया। बाद में फिर ये मुख्य रूप से 18 तारीख को जो घायल लड़का था
उसके द्वारा कुछ बयान दिया गया है मीडिया में, खास करके इसको लेकर के, तो उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ सच्चाई आती है तो हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन प्रारंभिक जो पुलिस की छानबीन है उसमें वो नशे की ही बात आई। इनफैक्ट जो घटना स्थल है वहीं पे 1-2 दिन बाद पुनः एड हुआ है, तो वहाँ पर नशे की सामग्री भी बरामद की गई है, जिसको लेकर के FIR भी दर्ज हुआ है। और दोनों जो घटना करने वाले हैं और जो जिनके साथ घटना घटी है, दोनों अगल बगल के गाँव के हैं, पूरे से परिचित भी हैं। लेकिन अंकित झा अपने दावे पर कायम है। दरभंगा के हॉस्पिटल में भर्ती अंकित का कहना है कि हिंदुस्तान में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, ऐसे में उसे अपने ही मोबाइल में अपनी पसंद का वीडियो देखने की ऐसी बेरहम सजा क्यों मिली? हम बोले सर बोलने का तो सबका आज़ादी है, हम इसी बात पर झगड़ा किए। हम हिंदू हैं, हिंदू का सब मत किए। बस वीडियो देखते हैं हम सर, पहले से भी देखते हैं नुपुर शर्मा का। वो ये यहाँ ये है ना सर, सबको बोलने का आज़ादी है। वो हमें रोका, हम उसे जानते भी नहीं थे पहले से। बोला क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है? हम बोले कि हम देख रहे हैं अपना, मेरा मोबाइल है, मैं सब कुछ भी देखो। तो फिर वो ये करने लगा, झगड़ा किया, फैट बाजा, हम भी फैट बाजे। उसके बाद वो चाकू कूदा। फिलहाल अंकित झा के घर पर ताला बंद है, क्योंकि पूरा परिवार उसके साथ दरभंगा के अस्पताल में है। लेकिन उसके गाँव में हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने अंकित पर हमले की शिकायत नानपुर थाने में लिख कर दी। उन्होंने क्या बताया आप खुद सुनिए। हम लोगों ने आवेदन दिया, पेशेंट से पूछकर क्या मामला था, पेशेंट बताया, वही आधार पर आवेदन लिख के थाना को दिया। पहला बार आवेदन जो दिया था उसमें 5 आदमी का नाम था और 5 अज्ञात था। फिर थाना से 1 आदमी का नाम काट दिया गया। उसके बाद 4 आदमी का नाम दिया और 5 अज्ञात हो गया। फिर लड़का के बड़े भाई के मोबाइल पर फ़ोन गया थाना से, DSP महोदय के भी। फिर हम लोग 9 साढ़े 9 में थाना पहुँचे। 11:15 बजे तक थाना में बैठे। फिर DSP साहब जैसा कहे वैसा आवेदन उनके दबाव में। DSP साहब ने क्या कहा? आवेदन में से नाम हटा के लिखने के लिए। किसका नाम हटा? नुपुर शर्मा का। अच्छा, क्या कहा DSP साहब ने? नुपुर शर्मा का नाम इसमें नहीं देना है, गलत बात है। अंकित पर जिस तरह से हमला हुआ उसकी कहानी सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस भले ही अटैक के नुपुर शर्मा एंगल को खारिज कर रही है, लेकिन अंकित के गांव वाले पुलिस को ही गलत ठहरा रहे हैं। बात कुछ नहीं हुआ था, वो दुकान पे कुछ लेने के लिए गया था। दुकान के लेने के क्रम में जैसे पोस्ट होता है, मोबाइल पोस्ट हो या कुछ बात का बहस हो, उसी के चक्कर में जो कुछ बात का और विवाद जो हुआ था वही बढ़ा हुआ था। तो और ये तो SP कह रहे हैं, थाना इंचार्ज कह रहे हैं, DSP कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई नुपुर शर्मा का कोई वीडियो का मामला नहीं है। जब थाना इंचार्ज कुछ बोलते तो थाना इंचार्ज को क्यों यहाँ से बदली कर दिया जाता है? कुछ नहीं होता। तो मामला क्या हुआ था नुपुर शर्मा का वीडियो? हाँ, समर्थन के। किसके समर्थन में? नुपुर शर्मा के समर्थन में चल रहा था। अच्छा। और उसी के चक्कर में वो चाकू से गोद कर हमला किया गया। जबकि पुलिस का 2 टूक कहना है कि सारी बातें फिजूल की हैं। चाकूबाजी की ये वारदात 2 लड़कों की लड़ाई का अंजाम थी। वो बच्चों के बीच में पान की दुकान पे ही हुआ था झड़प, और कुछ नहीं है। लेकिन पीड़ित का कहना है सर कि ये सब कुछ नुपुर शर्मा के वीडियो को देखने को नहीं, ये फिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसके पीछे। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, और सब शांतिपूर्ण है। सब ये बताया जाए सर कि पीड़ित के सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध किए जाने हैं क्या अभी? सुरक्षा के लिए प्रबंध वहाँ पे पुलिस अपना काम कर रही है, अनुसंधान कर रही है। 2 की गिरफ्तारी भी हुई है, तत्काल तत्क्षण हो गई है। 4 नामजद हुए, उन्हीं के भाई ही हैं। ठीक है, तो आपस में ये 2 की गिरफ्तारी तत्काल हो चुकी है और 2 की गिरफ्तारी हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी। तो एक तरफ पीड़ित परिवार का आरोप है कि वायरल पोस्ट को लेकर हमला हुआ, जबकि पुलिस के मुताबिक अंकित पर हमला 2 पक्षों की आपसी लड़ाई का नतीजा है। परिवार का सीधा आरोप है कि पुलिस अफसरों ने FIR से नुपुर शर्मा का जिक्र जबरन हटवाया, जबकि पुलिस का कहना है कि शिकायत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि हमलावर धार्मिक नारे लगाते मौके से भाग गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस केस को बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। इस वाकये की गूंज पटना तक है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री की इस तरह के क्राइम पर कंट्रोल करने की विवशता जता रही है। बात हुआ है, जितने लोग भी थे, जांच के बाद जो जांच का कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे अफवाह में कुछ का नाम आया हुआ है। कल मैंने कहा उनसे कि जो सही हो जांच करके जो इसमें संलिप्त हैं वो बचे, ये कार्रवाई में की जाएगी। ये आपको विश्वास दिलाना चाहिए। ये दूसरी घटना तो होती है, उसको आप हम नहीं बंद कर पाएंगे। बात समझिए, सुनिए, उसको घटना को तो हम लोग जनता है बहुत
देश के अंदर देखिए बहुत बड़ा कानून बना है, फिर भी वहाँ हत्या होता है, लूट होता है, वो अलग बात है। लेकिन घटना के बाद ये देखिए कि जो आदमी संलिप्त है उसको बचना नहीं चाहिए। सीतामढ़ी में उदयपुर जैसी साजिश का सच क्या है, इसकी मुकम्मल जांच जरूरी है, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई, वो खौफनाक मंजर भुलाए नहीं भूलता।